क्या एक ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई के ऊपर काम करता है या नहीं करता? तो इसका जवाब है ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई के ऊपर काम नहीं करता। अगर हम इसको डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा? क्या इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी? इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा कि इसकी कौन सी वाइंडिंग जलेगी और उसका जलने का रीजन क्या होगा। तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर है जो वो वोल्टेज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है। तो जो आप रेड वायर्स देख रहे हो, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग क्यों है? जिस साइड हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जिस साइड हम इसके लोड जोड़ते हैं तो वो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो जहां पे हमारे पास डायग्राम बना हुआ है जिसकी मदद से मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। ये आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर की बनाई गई है ये है इसकी कोर, जो आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनाई गई होती है। इसमें से फ्लक्स है जो वो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड जाती है। तो प्राइमरी कौन सी है? प्राइमरी है इस तरफ और सेकेंडरी इस तरफ है। आप सभी को पता है कि जो एसी सप्लाई होती है उसकी जो वेव है वो साइन वेव होती है। ये कभी ऊपर जाती है पॉजिटिव की तरफ, कभी नेगेटिव की तरफ आ जाती है। तो एक सेकंड में ये 50 साइकिल्स बनाती है। तो इसीलिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो एक साइकिल को हम कंसीडर करते हैं जब इसका एक साइकिल चल रहा होता है। तो जब ये अपने फुल पीक के ऊपर होती है, जहां पर ये पॉजिटिव होती है, मान लेते हैं जहां पे 220 वोल्ट है, तो कुछ टाइम बाद ये 0 हो जाती है और उसके बाद ये नेगेटिव में चली जाती है। तो मान लेते हैं कि इसका जो पॉजिटिव साइकिल चल रहा है तो फुल पीक के ऊपर जो नॉर्थ और साउथ बनाएगी। जो इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होगा वो नॉर्थ साउथ ऐसे इंड्यूस हो जाएगा इसकी कोर में। तो जब ये 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। उसके बाद जब ये नेगेटिव की तरफ जाएगी ये वेव, तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल बना हुआ है जो इंटरचेंज हो जाएंगे। जिस साइड नॉर्थ है उस साइड साउथ हो जाएगा और जिस साइड साउथ है उस साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ऐसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कभी तो फुल हो जाती है, कभी ये कम हो जाती है। तो इसीलिए फैराडे ने कहा था कि जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल को या किसी भी वायर को महसूस होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सप्लाई पैदा करती है? वो करती है एसी सप्लाई या फिर साइन वेव। तो इसमें जो कोर है उसमें फ्लक्स घूम रहा है, कभी बढ़ रहा है वो, कभी कम हो रहा है। तो जब ये इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें से हमने मैग्नेट को गुजारा है, कभी वो बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। ऐसे अगर हम इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ना दें, कांस्टेंट दें, मान लेते हैं इसको हमने डीसी सप्लाई दे दी, तो जो डीसी सप्लाई है 220 वोल्ट हमने दी, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है। 0 कैसे होती है? इसमें जो पॉजिटिव वाली तार होती है उसमें पॉजिटिव सप्लाई ही रहती है, जो नेगेटिव वाली साइड होती है उसमें नेगेटिव ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन एसी सप्लाई में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी ऐसे ये चेंज होती रहती है। तो जब हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई दी इस कॉइल को, तो इस साइड मान लेते हैं नॉर्थ पोल बन रहा है, इस साइड बन रहा है साउथ पोल। तो ये कांस्टेंट है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए मैग्नेट का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैग्नेट चेंज नहीं हो रहा है, जिस साइड हमने बैटरी का पॉजिटिव लगाया है उस साइड पॉजिटिव ही है, तो उस साइड नॉर्थ बन गया। तो जब ये नॉर्थ इस साइड जाएगा, इस साइड भी ये नॉर्थ साउथ जब बनेगा फ्लक्स, तो इसमें भी एक बार तो जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी और उसके बाद ये
एकदम से जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो नॉर्थ है नॉर्थ बना हुआ है, जो साउथ पोल है वो साउथ है। तो थोड़े टाइम बाद जो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। डीसी सप्लाई देने से मैग्नेटिक फील्ड तो बन जाएगा, लेकिन ये जो मैग्नेट बना है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जिस साइड नॉर्थ बना हुआ है उस साइड नॉर्थ रहेगा, और जिस साइड साउथ पोल बना हुआ है मैग्नेट का वो साउथ ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो ईएमएफ पैदा करने के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा तो जो सेकेंडरी साइड है उस साइड भी ईएमएफ पैदा नहीं होगी। इसीलिए ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी सप्लाई नहीं दी जाती। तो अगर हम इसको डीसी देते हैं तो जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ज्यादा करंट फ्लो करने की वजह से हीट पैदा होगी, क्योंकि जो हीट का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जितना ज्यादा करंट इसमें बढ़ेगा प्राइमरी वाइंडिंग में, उतनी ज्यादा इसमें हीट पैदा होगी, जिसकी वजह से जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स हैं वो जल जाएंगी। डीसी सप्लाई देने से ना तो सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगी और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग जलेगी। अगर जलेगी तो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी। आपको सभी को पता है कि कॉइल में इंडक्टेंस भी होती है और रेजिस्टेंस भी होती है। इंडक्टेंस इसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सएल होता है इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस वो बराबर होती है 2 पाई एफ एल के। जो एफ है वो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू एसी सप्लाई में 0 हर्ट्ज होती है। जब हम इसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो एक्सएल है इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी। सिर्फ बच जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बच जाएगा। तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका 10 ओम है। जब हम इसका इम्पीडेंस जेड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू 0 है, तो जहां पर सिर्फ बच जाएगा रेजिस्टेंस। 10 का स्क्वायर करेंगे और उसका रूट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है जो वो 100 होता है। जब हम 100 का स्क्वायर रूट करते हैं वो 10 आ जाता है। तो आप देख सकते हो जो इम्पीडेंस है इसका 10 आ गया। तो रेजिस्टेंस जो हमारी इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू 10 ओम आई थी। जब हम इसका करंट निकालेंगे आई इज इक्वल टू होता है बी अपॉन जेड। जेड इम्पीडेंस है, बी वोल्टेज होती है। वोल्टेज हमने ली थी 220 वोल्ट। इम्पीडेंस है जो वो 10 आया था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22 एम्पेयर इसमें से फ्लो होगा। अगर हम एसी की बात करें उसमें मान लेते हैं एक्सएल की वैल्यू है वो भी 10 ओम है। एक्सएल की वैल्यू 10 ओम है एसी सप्लाई के केस में। ये डीसी का केस था जिसमें 22 एम्पेयर आया था। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर की वैल्यू भी हमने 10 ली थी, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ गया 100 प्लस 100। तो जब हम इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 200। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14.14 ओम। इसके बाद जब हम इसको वैसे ही पुट करेंगे आई के फॉर्मूले में करंट निकालने के लिए, तो V अपॉन Z होता है। V की वैल्यू हमने 220 वोल्ट ली थी। जो हमारा Z जहां पे आया 14.14 आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको काट कर जो एम्पेयर आएंगे वो 15.55 एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है एसी के केस में। एसी के केस में आपने देखा कि जो इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस है वो कंसीडर की जाती है, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है एक्सएल का 2 पाई एफ एल होता है। फ्रिक्वेंसी इसमें 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन डीसी में 0 होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पीडेंस आया वो 14.14 ओम आया। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का करंट इसका आया 15.55 एम्पेयर। आप देख सकते हो कि ये तकरीबन 7 एम्पेयर ज्यादा है डीसी के केस में, 7 एम्पेयर ज्यादा है। तो अगर हम इसकी हीट निकालें कि हीट कितनी ज्यादा जनरेट होगी डीसी के केस में, तो वो होगी आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू 22
का स्क्वायर करेंगे और R की वैल्यू है जो वो हमने ली थी 10, 484 इंटू 10 करेंगे 4840 वाट जो है वो इसमें हीट पैदा होगी। लेकिन यही अगर हम एसी के केस में देखें कि कितनी हीट पैदा होगी, वो होती है H = I² R, 15.55 का स्क्वायर करेंगे इंटू 10 करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है। तो इसको सॉल्व करते ही इसकी वैल्यू आ जाती है 2295, 2295 वाट इसमें हीट पैदा होगी। तो आप देख सकते हो कि इसमें करंट भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको एसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को, और करंट ज्यादा होने की वजह से इसमें जो हीट जनरेट हो रही है वो भी तकरीबन इसके डबल है, जिसकी वजह से इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जो वो जल जाती है। इसमें से करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा और हीट भी इसमें ज्यादा पैदा होगी, जिसकी वजह से इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो आपने सीखा कि कैसे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है जब हम एक ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई नहीं देते, सिर्फ एसी सप्लाई देते हैं। इन्वर्टर के केस में भी ऐसी होता है। 12 वोल्ट बैटरी से आता है डीसी सप्लाई, उसको पहले एसी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि उसको ही स्टेप अप कर सकते हैं हम, डीसी सप्लाई को नहीं स्टेप अप कर सकते। तो उसके बाद उसको स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। जो स्टेप अप करवाया जाता है वो एसी सप्लाई ही करवाई जाती है, ना कि डीसी। तो आपने देखा होगा जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं वहां भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अगर हम वहां पे एक डीसी सप्लाई पैदा करें जनरेटिंग स्टेशन में, तो उसको स्टेप अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए पहले तो उसे एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको स्टेप अप करना पड़ेगा। इतना ज्यादा तामझाम करने से अच्छा है हम एसी सप्लाई ही पैदा कर लें। तो इसीलिए एसी सप्लाई पैदा की जाती है, उसको स्टेप अप करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। इस वीडियो में आपने जाना कि क्यों हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई नहीं दे सकते, अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्यों जल जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें अगर आपको वीडियो पसंद आए। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।